बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। B.Ed 1.5 ईयर कोर्स कोड 8615 की सॉल्व्ड असाइनमेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोज़ हू डोंट नो मी, आई एम माही खानज़ादा। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई असाइनमेंट और हर लेक्चर आपके यूट्यूब पेज पर फ़ौरन आ जाए। अपने सब्सक्राइबर्स को मैं ये एंड पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि आफ्टर 15 अक्टूबर हम एक B.Ed की पेपर प्रेपरेशन के लिए एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव सेशन होगा जिसमें हम आपकी क्यूरीज़ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी का क्या माइंडसेट है, वो किस माइंडसेट के साथ पेपर बनाते हैं और किस माइंडसेट के साथ वो मार्किंग करते हैं, ये सारा कुछ उसमें डिस्कस किया जाएगा। और उम्मीद है आप उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा करेंगे और आपको पेपर्स में बहुत ज़्यादा उससे जो है ना फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला 15 अक्टूबर के बाद हमारे ये 1 बाय 1 लेक्चर्स भी अपडेट होंगे हमारे चैनल पर और लाइव सेशंस भी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 8615 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इससे स्टार्ट करते हैं। डिफ़ाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स विद एग्जांपल्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है या प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, किसी भी इदारे के गोल्स को या एम्स को अचीव करने के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के गोल्स को अचीव करने के लिए हम जो एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर्स में एक उसके ह्यूमन, फिज़िकल और फाइनेंशियल और एक्सेट्रा जो भी उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्लान करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको लीड करते हैं या कंट्रोल करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम मैनेजमेंट कहते हैं। इनका जो प्रोसेस है उसके बारे में कहा जाता है कि मैनेजमेंट मीन्स मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल। मीन्स हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर मैनेजमेंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन इट। तो हम जब भी मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करते हैं तो डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने इसे अपने पर्सपेक्टिव में और अपने माइंडसेट के साथ उसे डिफ़ाइन किया है। तो हम कुछ फेमस फ़िलासफ़र्स की डेफिनेशंस कोट करते हैं अपने आंसर्स में। इसमें आप ये ज़रूर कीजिएगा कि टेरी की डेफिनेशन जो है वो सबसे फ़र्स्ट पे रखिएगा, क्योंकि जॉर्ज आर टेरी का जो नाम है वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा नुमायाँ मुकाम रखता है। तो आप जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन से इसको स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि उसने इसके तमाम 4 मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ पर बात की है। प्लानिंग को एक्सप्लेन किया है, ऑर्गेनाइजिंग को एक्सप्लेन किया है और कंट्रोलिंग को एक्सप्लेन किया है, एक्चुएटिंग को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जैसे आप टेलर की डेफिनेशन कर दें, फयोल की डेफिनेशन कर दें, जोसेफ की डेफिनेशन कर दें और इस तरह कुछ 4-5 डेफिनेशंस के बाद आप जो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ आएंगे। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के हवाले से अभी तक जो है एक प्रॉपर या एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन जो है वो सामने नहीं आई है। तो इसके लिए जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो ज़रूरी होता है कि हम डिफरेंट फ़िलासफ़र्स की डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं वो तमाम की तमाम अपने आंसर में जो एक्सप्लेन करें। और जब हम ये डेफिनेशंस को जो है वो पुट कर देंगे तो उसके बाद हम बहुत ही स्मॉल एक ब्रीफिंग देंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की और बेसिक स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट की, क्योंकि ये फंक्शंस और बेसिक स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे क्वेश्चन में ये डिमांड नहीं की गई, लेकिन हमें जो है इसको थोड़ा सा ज़रूर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बग़ैर हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट्स को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बता सकते। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को अगर आप हो सके तो एक एक लाइन आप इसमें पुट कर रहे हैं, हो सके तो आप एक एक जो है इनको या विद हेडिंग ही आप जो है इन्हें जस्ट डेमोंस्ट्रेट कर दें कि ये बेसिक स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। मींस जैसे आप सब जानते हैं कि मैनेजमेंट की बेसिक स्किल्स में जो है कामनेस होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, टॉलरेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा फ्रैंक एटीट्यूड होना चाहिए, आपका डिटरमिन्ड होने चाहिए आप लोग। और इस तरह की मतलब जो स्पेशलिटीज़ हैं ये एक मैनेजमेंट के सुनहरी असूल हैं। और इसी तरह फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में उसी तरह से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग और इसी तरह की चीज़ें, बजटिंग वगैरह और रिपोर्टिंग वगैरह आ जाती है। फ़ीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के उन्होंने जहाँ बात की फ़ीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तो आपको बहुत ज़्यादा मिल
जाएंगे नेट पर, लेकिन फ़ीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विद एग्जांपल आपने कोट करने हैं। तो आप ये देखिएगा कि फ़ीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को आपने एग्जांपल्स के साथ बयान करना है, ना कि आप एग्जांपल्स के बगैर सिर्फ फ़ीचर्स बता दें। फ़ीचर्स इसके बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स में फ़ीचर्स हैं मैनेजमेंट के। आर्ट्स, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इसी तरह अचीविंग प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स और सिस्टम ऑफ एक्टिविटी, डिसिप्लिन, इस तरह से मतलब इसके फ़ीचर्स जो हैं ये सारे इसके फ़ीचर्स में आते हैं। डिसीजन मेकिंग वगैरह आ जाती है, यूनिवर्सल एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इसी तरह से मतलब जो है कैरियर, एज अ कैरियर आप मैनेजमेंट को किस तरह से लेते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। तो जब आप इसकी एग्जांपल्स जहाँ कोट करेंगे, एग्जांपल्स में हमें जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की एग्जांपल्स मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट की एग्जांपल्स मिल जाती हैं। इसके अलावा हम कंटिन्यूस प्रोसेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हमें अपने सराउंडिंग्स में मिल जाएंगी कि कैसे एक सेल्स मैनेजर की हम एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से वो बहुत ज़्यादा टाइम अगर अपनी प्लानिंग और स्टाफिंग में जो है वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने में लगाता है, लेकिन उसी वक्त ही वो ही डज़ ऑर्गेनाइज his current orders, direct his sales teams and solve customers problem. On the other hand, while doing routine business, he may spend more time on directing and controlling his sales team as compared to planning. तो इस तरह के आप छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ जो है अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल्स इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम अपनी कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करें तो हमें मैनेजमेंट के फ़ीचर्स की बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फ़ंक्शन है, तो हम देखते हैं इसकी अगर एग्जांपल हम पुट करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे कि किस तरह ये एक डायनामिक फ़ंक्शन है कि अगर कोई भी कंपनी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को अपनी कोई डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही है, तो वो हर कंट्री के लिए जो है उसका सिनेरियो, उसके प्राइसेस, उसका जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी उस कंट्री की डिमांड और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। वो हर कंपनी को एक ही प्राइस पर अपनी जो एक ही प्रोडक्ट है वो एक ही प्राइस पर नहीं देगी। उसकी स्ट्रेटजीज़, उसके फार्मूलाज, उसकी प्राइस, उसकी हर जो मतलब इवन उसके A to Z, अगर एक प्रोडक्ट वो एक कंट्री में किसी और तरह से सेल करिए तो उसकी डिफरेंट बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ वो दूसरी कंट्री में सेल करेगी। और इसी तरह हम जो है देखते हैं कि मैनेजमेंट जो एक टेंजिबल फोर्स है, मींस मैनेजमेंट में आपको जो है इनडिसिप्लिन अगर आप होंगे या आप जो है फुली फोकस्ड नहीं होंगे तो उससे भी जो है ये पुअर मैनेजमेंट जो है वो जनरेट होगी। जैसे अगर किसी भी कंपनी में जो है वो हम देखें कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो हम अगर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं या उस पर वर्किंग करते हैं तो पता चलता है कि कंपनी इसका मेन रीज़न जो आता है वो आता है एम्प्लॉयज़ और हेड की जो है वो लेट कमिंग टू ऑफिस और इमेच्योर एटीट्यूड और फोकस ना करना चीज़ों का और विदाउट एनी नोटिस लीव्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कंपनी को जो है वो लॉस में जो है कंपनी को ले जाती हैं। तो ये मैनेजमेंट जो है टेंजिबल फोर्स में हम इसकी ये एग्जांपल पुट कर सकते हैं। डायनामिक फंक्शन की भी मैंने आपको एग्जांपल बता दी। इसी तरह ग्रुप एक्टिविटी की, आप कंटिन्यूस प्रोसेस की, मल्टी डायमेंशनल की भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसी तरह आप डिफरेंट जो इसके गोल ओरिएंटेड प्रोसेस किस तरीके से है ये आप अपने सराउंडिंग्स में से ये जो है एग्जाम्पल्स निकाल कर कोट कर सकते हैं। आप नेट पर भी थोड़ा सा जो है कीनली जो है वो देखेंगे तो आपको कुछ टॉपिक्स के अंदर से सब टॉपिक्स में आपको ये मिल जाएगा। इजीली नहीं आपको मिलेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको ना मिले आप इस असाइनमेंट में से भी जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर तो इसको जो है अपनी असाइनमेंट में पुट कर सकते हैं। ये तमाम एग्जांपल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही टू द पॉइंट हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्कस द मेन ड्राइविंग फोर्स इन द स्टडी ऑफ अर्ली मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज। हम बात करेंगे कि अर्ली मैनेजमेंट पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में किस तरह से डेवलपमेंट हुई, कौन कौन सी तहरीकें थीं, क्या मुहर्रकात थे जिनकी वजह से मैनेजमेंट में इतनी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। वो हम ये सारा कुछ ये जो मुहर्रकात हैं ये हम तीनों डिफरेंट जो अप्रोचेज़ हैं, जो थीरीज़ हैं मैनेजमेंट की, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की थ्योरीज़ के साथ हम जो है इस तमाम मुहर्रकात को जो है ना एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह
तरह से जो है ये मैनेजमेंट में एक चेंज आया, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स चेंज हुए, मैनेजमेंट का जो है मेथडोलॉजीज़ चेंज हुई। और ये सारा कुछ जो है हमने ये आपने मद्देनज़र रखना है कि हमने ये मैनेजमेंट की सारी डेवलपमेंट जो है वो तीनों थीरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बतानी है। इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट को भी मद्देनज़र रखना है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को की अप्रोच को भी बताना है, और इसी तरह हमने जो है तीसरी मैनेजमेंट थ्योरी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को भी जो है वो ज़रूर एक्सप्लेन करना है। जब हम ये थ्योरीज़ और अप्रोच जो है ये डिस्कस कर रहे होंगे तो हमने साथ ये भी ज़रूर डिस्कस करना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के बानी कौन थे। फ्रेडरिक टेलर थे, और क्या उनके व्यूज़ थे, और क्या उनके वो मैनेजमेंट को किस तरह से एज अ साइंस लेते थे, और किस तरह से जो है मैक्स वेबर ने मैनेजमेंट को एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच दी, और वो एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के हामी थे, और उन्होंने इसके हक़ में क्या क्या दलाइल दिए। और इसी तरह हमने फिर बताना है कि हेनरी फ़योला जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच के हामी थे, और उन्होंने इसको किस तरीके से जो है साबित किया, और किस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड और फेयरनेस और इक्विटी और डिसिप्लिन ऑर्डर और इस तरह की टीम वर्क पर बात की, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स पर बात की। हमने ये सारा जो है एक्सप्लेन करना है, और इस तरह से हमने बताना है कि इस तरह से ये मेन ड्राइविंग फोर्स थे जो कि मैनेजमेंट की डेवलपमेंट के लिए जो हैं वो मेन मुकाम रखते हैं। जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्लेन द पर्थ प्रोसेस इज़ की मैनेजरियल टूल टू सिलेक्ट एन ऑप्टिमल डिसीजन। इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि पर्थ चार्ट होता क्या है। पर्थ चार्ट एक्चुअली ये स्टैंड फॉर P फॉर प्रोग्राम, E फॉर एवेल्यूएशन एंड R फॉर रिव्यू एंड T फॉर टेक। आप इसमें बात करते हैं किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन पर बात करते हैं कि किसी प्रोग्राम को दोबारा से बगौर देखना, नज़रसानी करना, और उसकी गलतियों को दुरुस्त करना, और उसे मज़ीद बेहतर बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम ये पर्थ चार्ट जो है इससे एक्सप्लेन करते हैं। पर्थ चार्ट में जो है ये एक ऐसा मैनेजमेंट का टूल है जो कि प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ों को शेड्यूल करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव्स पर भी बात करेंगे कि पर्थ चार्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ये 1957 में US नेवी ने सबसे पहले जो डेवलप किया था, और इसकी मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताएंगे। फिर बताएंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पर्थ को यूज़ किया गया बाद में, और किस तरह से इस टर्मिनोलॉजी की जो है अंडरस्टैंडिंग्स में भी जो है वो थोड़ी सी चेंज आया, और इसकी यूटिलाइजेशन में भी चेंज आया। और फिर इसकी थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन भी कर देंगे कि किस तरह से पर्थ एक्टिविटी क्या होती है, पर्थ सब एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम किसे कहा जाता है, पेसिमिस्टिक टाइम किसे कहा जाता है, और इस तरह की मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें पर्थ चार्ट का अच्छे से समझ आ सके। और फिर पर्थ चार्ट के स्टेप्स भी बताएंगे कि किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स के साथ जो है ये पर्थ चार्ट को जो है हम डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसमें एक्टिविटी आ जाएगी, ड्यूरेशन टाइम आ जाएगा, इसी तरह अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, इसी तरह आप कर लें लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इसमें डिस्कस करनी है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने पर्थ के बताने हैं कि किसके क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। उसके बाद आपने इसे कंक्लूड करना है कि किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम पर्थ को जो है वो यूज़ करते हैं तो ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, और कितना जो है ये हमें क्या फ़ायदा दे सकता है। तो इसका सबसे बेसिक फ़ायदा तो ये कि अगर हम पर्थ चार्ट के थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो हमें कोई भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेने में, सूटेबल डिसीजन लेने में, या आप कह लें कि एक आइडियल डिसीजन मेकिंग में ना हेल्प करता है, सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प कर सकता है ये पर्थ प्रोसेस जो है। तो इसके बाद हम पर्थ प्रोसेस को जो एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड की जहाँ हम बात करें, ये एक मैथमेटिकल या एल्गोरिथम होती है, एक नेटवर्क डायग्राम आप इसे कह लें, किसी भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की जो शेड्यूलिंग को जो है ना प्रोमिनेंट करती है या उसे एक्सप्लेन करती है। मींस जैसे आप अगर कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसमें अगर एक डायग्रामेटिकली अगर आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो उसे हम कहेंगे कि क्रिटिकल पाथ मेथड इसमें यूज़ किया गया है। उसके लिए ये
होगा कि जैसे आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइल्स हैं, आप टाइल्स बनाते हैं, उसके बाद आप एक एरो लगाते हैं उसके साइड में कि जी अगर टाइल्स हमें मिल जाती हैं तो हम फर्दर ये काम करेंगे। लेकिन अगर टाइल्स नहीं मिलती तो नीचे एक एरो लगाते हैं, तो फिर हमें अगला रिसोर्स कौन सा यूज़ करना है, हमने कहाँ से रब्ता करना है, और फिर हमने अगर टाइल्स नहीं मिलती तो उसके कंपनसेट हमने क्या यूज़ करना है। इस तरीके से हम एक चेन और एक डायग्रामेटिकली जो है ना चीज़ों को मेथड को जब हम किसी प्रोजेक्ट की एलैबोरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत ही यूज़फुल और प्रिसाइज़ फॉर्म में हमें एक बहुत ही क्विक सा एवेल्यूएशन दे देता है, क्योंकि हमें चीज़ों को ग्राफ की सूरत में और जब डायग्राम्स की सूरत में फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जब हम चीज़ों को देखते हैं तो एक बहुत अच्छा सा एक व्यू हमारे सामने आ जाता है, जो कि अगर हम थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उससे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इस तरह से हम उसके थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स भी बता देंगे कि हमें किस तरह से एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो है और जो कोरिलेट करता है हमारी कॉस्ट के साथ, टाइम के साथ, और किस तरह से जो है एक प्रोजेक्ट का एक ऑप्टिमम सोल्यूशन हमें नज़र आ जाता है जब हम क्रिटिकल पाथ मेथड को यूज़ करते हैं। उसका हम थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे कि किस तरह से ये एक इसका ओरिजिन क्या है कि 1956 से 58 तक जो है वो किस तरह से इनको प्रॉब्लम्स और प्लानिंग्स को जो है और कंट्रोलिंग को जो है वो यूनाइटेड स्टेट में किस तरह से प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया गया। और फिर हम इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि प्लानिंग इसमें क्या होती है, शेड्यूलिंग इसमें क्या होती है, नेटवर्क डायग्राम क्या होती है, किस तरह से हम एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम करते हैं, किस तरह से हम एक इवेंट नेटवर्क डायग्राम करते हैं, डमी क्या होती है। इस तरह से हम जो है डमी बताने के बाद हम उसके थोड़े से फिर अब क्रिटिकल पाथ मेथड के उन्होंने प्रोज़ और कॉन्स भी पूछे हैं। प्रोज़ में हम उसके थोड़े से एडवांटेजेस और उसके थोड़े से यूज़फुल इफ़ेक्ट बता देंगे कि किस तरह से ग्राफिकल व्यू के साथ हमें प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, किस तरह से हमें डिपेंडेंसीज विजिबल हो जाती हैं। एक क्रिटिकल पाथ मेथड के ज़रिए से हमें जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग जो है उसमें सब चीज़ों में हमें ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है वो। और किस तरह से हम जो है क्रिटिकल पाथ मेथड के यूजेज के साथ जो है स्पेशल अटेंशन ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट जो एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं उन पर। और इस तरह से फिर हम उसके थोड़े से कॉन्स पर भी बात कर देंगे कि उसके थोड़े से जहाँ हमें कुछ फ़ायदे नज़र आते हैं, कुछ एक दो इसमें इश्यूज़ भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि हम इसमें जो है एक अगर हम नेटवर्क डायग्राम जो होती है वो अगर कोई बहुत ही लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए एक बहुत ही एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगी जो कि जो है समझना या एक वो खिचड़ी सी मच जाएगी, मतलब उसको ये समझ आने में जो है ना वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो इजी होने की बजाय ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। और मतलब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में जो है ना ये इतनी ज़्यादा जो है ना यूज़फुल नहीं फिर नज़र आएगी हमें। और दूसरा ये कि क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो हम इसी तरह से ये भी बता सकते हैं कि जो किसी भी एक्टिविटी में जो यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज और पीपल हैं उनकी ट्रैकिंग जो है वो भी इसमें ज़रा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन में मतलब पहले क्रिटिकल पाथ मेथड का बता देंगे कि होता क्या है, फिर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्क्राइब कर देंगे, और उसके बाद उसके करैक्टरिस्टिक्स और प्रोज और कॉन्स को डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएटिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। तो बच्चों ये आ गया है वही क्वेश्चन जिसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ, आप भी कहते हो कि माही जो है ना वो बहुत इनफॉर्मल हो जाती हैं लेक्चर देते हुए। तो ये एक हलवा क्वेश्चन है और ये हर असाइनमेंट में एक दो क्वेश्चंस मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि होते हैं ऐसे जो कि मीडियोकर और एवरेज बच्चों के लिए रखे जाते हैं, जो कि उन्हें पास मार्क्स देने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। इसमें बहुत ही ईजी है, इसमें आपने ये बताना है कि किसी भी इदारे या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस में मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन जो है उसके कौन कौन से डिफरेंट वेज़ और तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इतना मुख्तसर सा सवाल है कि इसका जवाब भी बहुत ही 2000 वर्ड्स में आपने इसको किस तरह से फैलाना है उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने सबसे पहले मॉनिटरिंग की डेफिनेशन बतानी है कि मॉनिटरिंग सिंपली है क्या। मॉनिटरिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक कैलकुलेशन है इंफॉर्मेशन की जो कि हम एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एवेल्युएशन का बता देना है कि एक असेसमेंट है, जजमेंट है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी में इंफॉर्मेशन के लिए एनालिसिस किया जाता है, जजमेंट्स की जाती हैं, असेसमेंट्स की जाती हैं। और उसके बाद हमने बताना है कि मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन की एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या अहमियत होती है, और उससे इस रेफरेंस में हमने उसकी अहमियत के रेफरेंस में हमने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, इसके बेनिफिट्स बताने हैं। उसके बाद हमने इसके डिफरेंट वेज़ बताने के हमने मॉनिटरिंग किस तरीके से करनी है, किन बुनियादों
पर करनी है, किन किन चीज़ों पे करनी है और क्यों करनी है। और इसी तरह हमने एवेल्यूएशन का भी बता देना है कि एवेल्यूएशन जो है वो हमने किन किन बुनियादों पर करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है। इस तरह से हम डिफरेंट उनके तरीके बताकर अपने सवाल को जो है वो इस तरह इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। एंड पर मैं दोबारा से एक अनाउंसमेंट करूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, मैं ये एंड पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि आफ्टर 15 अक्टूबर हम एक बीएड की पेपर प्रेपरेशन के लिए एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव सेशन होगा जिसमें हम आपकी क्यूरीज़ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी का क्या माइंडसेट है, वो किस माइंडसेट के साथ पेपर बनाते हैं और किस माइंडसेट के साथ वो मार्किंग करते हैं, ये सारा कुछ उस पर डिस्कस किया जाएगा। और उम्मीद है आप उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा करेंगे और आपको पेपर्स में बहुत ज़्यादा उससे जो है ना फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला 15 अक्टूबर के बाद हमारे ये 1 बाय 1 लेक्चर्स भी अपडेट होंगे हमारे चैनल पर और लाइव सेशंस भी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।